हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल में। दोस्तों, आपको पता है कि सीटेट 21 जनवरी का होने वाला है, तो उसमें हमने एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई है जिसमें हमने पहला जो प्रैक्टिस सेट किया था वो 2011 वाला किया था। आज का जो हमारा सेशन है वो 2012 वाला है। पेपर कौन सा हमारा? फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर का मतलब होता है हम पीआरटी वाला करेंगे। हमारा जो है सेशन है वो कौन सा हमारा सीडीपी का है। तो चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली रिपीट सा ही होता रहता है, बस इसको समझना आपको वो कहना क्या चाह रहा है। जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आंसर लगा नहीं पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ या तात्पर्य क्या होता है। मान लीजिए हमारी क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो फेल होने का उसका मेन कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। अगर आपको ये वाला शब्द कहीं पर दिखाई देता है तो आप इसको कैसा लगाएंगे? नेगेटिव लगाएंगे। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन की भी हमेशा नेगेटिव होती है। व्यवस्था फेल हुई, इन दोनों के पीछे ये वाला ठीक है। बच्चा पढ़ाई के प्रति योग्य नहीं है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम सीटेट का पेपर करने जाते हैं और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है तो हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कहते कि आप इसके लायक नहीं हो। क्योंकि मैं जब भी अपनी क्लास को पढ़ाता हूं तो वहां पर एक शिक्षा पढ़ाता हूं, समावेशी शिक्षा। कौन सी शिक्षा पढ़ाता हूं? समावेशी शिक्षा पढ़ाता हूं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें प्रत्येक बालक को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का पूरा पूरा अवसर दिया था। मान लीजिए इस समावेशी शिक्षा में मैं दो बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, एक प्रतिभाशाली बालक होता है और एक मंदबुद्धि बालक होता है। अब इन दोनों की योग्यता को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा व्यवस्था का सीखने का अवसर देता हूं। तो यहां पर योग्य नहीं, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब इसका जो राइट आंसर हमारा बचता है वो कौन सा बचता है? व्यवस्था फेल हुई। अब इसका मेन कारण क्या होता है कि मान लीजिए मैं अपनी क्लास को पूरी तरह से पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाते समय अगर ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आ गया लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ाया तो मेन कारण हमारा हुआ ना। हमने उसे वो माहौल नहीं दिया, वो वातावरण नहीं दिया जिससे वो वाला क्वेश्चन उनके पेपर में फंसता। तो इस वजह से अगर ये वाला क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका मेन कारण होता है कि व्यवस्था फेल हुई। व्यवस्था फेल होने का मतलब ये होता है कि जो पूरा माहौल हमने उस बालक के लिए बनाया था उस माहौल में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। इस वजह से वो बच्चा उस पेपर को पास नहीं कर पाया। क्लियर है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय ऐसा कौन सी वस्तु हो सकती है, ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसके द्वारा बल देकर उसको चेंज किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वाली बात बताता हूं कि जब भी आप ये चार ऑप्शन देखा करें तो उसके चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन नेगेटिव हमेशा होते हैं और एक हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैं जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराता चल रहा हूं मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि ये वाला शब्द आपको दिखाई दे तो आप उसको नेगेटिव लगाएं। तो उसने पूछा शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये हमेशा हमें कौन सा लगाना? पॉजिटिव लगाना। अभी तीन ऑप्शन और है, मैं आपको बताता भी पढ़ाता भी जब भी कहता हूं कि ऑप्शन को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें चार ऑप्शन पढ़ने हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन और हमको मिल जाए। रटने को प्रोत्साहित, रटना शब्द अगर कहीं पर आता है तो हमें कैसा लगाना है? तो आपको नेगेटिव शब्द लगाना है। कैसा लगाना है? नेगेटिव शब्द लगाना है, ये वाले। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, अग्र मीन्स होता आगे की शिक्षा अपनाकर या आगे की तकनीकी अपनाकर, ये भी ठीक हो सकता है। ये वाला काट दिया। परीक्षा परिणाम, अगर आपको ये वाला शब्द भी दिखाई देता है तो हमें कैसा लगाना है? नेगेटिव शब्द लगाना। कैसा लगाना? नेगेटिव। यानी हमने एक ये वाला काट दिया और एक ये वाला काट दिया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं। उसने पूछा शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो एक ऑप्शन मिल रहा है बाल केंद्र शिक्षा पद्धति अपनाकर, दूसरा अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। अगर देखा जाए तो जब हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, जब प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो बच्चे को अभी इतनी तकनीकी की जानकारी नहीं होती है जिसके आधार पर हम उसे अच्छा ज्ञान दे सके। मान लीजिए मैंने आपको कंप्यूटर ला के रख दिया प्राथमिक स्तर, बच्चे को पहले कंप्यूटर देख के उसको हो जाएगा कि ये कौन सी चीज, टीवी ला के रख दी। क्यों ना हम बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उसके मूल्यों को ध्यान में रखकर जिस शिक्षा की व्यवस्था की करते हैं वो हमारी कौन शिक्षा कहलाती है? बाल केंद्र शिक्षा कहलाती है। तो दूसरे का जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा होगा?
दूसरे का पहला राइट आंसर। क्लियर है? मैंने आपको ये बताया कि रटना शब्द अगर कहीं पर आए तो कैसा लगाना, रटना। परीक्षा परिणाम शब्द आए तो कौन सा लगाना, नेगेटिव लगाना। जब मैंने आपको ये दो शब्द बता दिए तो अब आपका दिमाग सिर्फ दो चीज पे चलेगा। फिर मैंने थोड़ा और आपको अच्छे तरीके से बताया कि मान लीजिए ठीक है तकनीकी अपनाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में बच्चे के लिए तकनीकी नहीं अपनाई जा सकती, क्योंकि शुरुआती दौर में बच्चा पूरी तरह से कोरी स्लेट के समान होता है। पहले हमें बच्चे को उसकी रुचियों के आधार पर पढ़ाना, बच्चा जानना क्या चाह रहा है, बच्चा चाह क्या रहा है, उसके आधार पर हमें उसे पढ़ाना। तो बालकनी शिक्षा ये वाली बात कहती है कि बालक को ध्यान पर जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है बालकनी शिक्षा कहलाती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना को शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। मान लीजिए उसने ये बोला संकल्पना का मीन्स होता है आप लोगों से कल्पना करवाना, आप लोगों से कल्पना करवाना। कल्पना का मतलब होता है कि आप इस वस्तु के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों से ये वाली बात बोलूं कि अगर आप शाहजहां की जगह पर होते और आपको ताजमहल बनवाने के लिए दिया जाता तो आप किस आधार पर ताजमहल बनवाते। सबको मैंने पूरी क्लास में शाहजहां बना दिया और सबके अपने तरीके से ताजमहल बनवाया जा रहा है, तो आपकी संकल्पना कैसी होती। अब ऑप्शन उसने किया बीजों का अंकुरण, यानी बीजों के द्वारा उत्पत्ति जो होती है, जो पौधे बनते हैं वो क्यों होते हैं, उसके कारण छात्रों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसे अंकुर के चरणों का अवलोकन करना। हाँ हो सकता है। श्यामपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। अब ये दो दोनों चीज पॉजिटिव है, ध्यान समझना, दोनों चीज पॉजिटिव है। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंट कैसे बता रहा हूं। यहां पर श्यामपट पर चित्र बनाना की अपेक्षा यहां पर यथार्थ रूप हो रहा है। यथार्थ रूप मतलब उसे वास्तविक चीज दी जा रही है। छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना, बोना मतलब वास्तविक चीज हो रही है। कैसी हो रही है? और वास्तविक चीज हो रही है। और अगर सीटेट की ईवीएस की पेडागोजी आप करते हैं और दैनिक जीवन और वास्तविक जीवन शब्द आता है तो आंख मीच कर राइट आंसर लगा दीजिए, फिर मत पढ़िए, आराम से मिल जाएगा। तो ये मैंने काट दिया, ये ठीक हो गया। बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, चित्र यहां पर भी बने, तो इसके बेटर कौन सा, ये वाला है। विस्तृत व्याख्या, अगर ये वाला शब्द कहीं पर मिल जाता है तो कैसा शब्द लगाना है, नेगेटिव लगाना है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन सा, ए राइट आंसर हो गया। छात्रों को बीज बोने के लिए बोलना और जब वो अंकुरित होते हैं तब जाकर उनसे बोलना कि अब बताइए क्या क्या हुआ। क्लियर बात है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा होगा, दूसरा राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, दूसरा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा मैं आपको चिक चिक के बताता हूं, जब भी मैं अपनी क्लास लेता हूं तो समावेशी शिक्षा मैंने आपको डिक्टो तरीके से बताया कि वह शिक्षा जिसमें विभिन्न जाति धर्म लिंग समुदाय सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया दिया था और सीखने के एक समान अवसर दिए जाते हैं, वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। पहला ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया, कैसा शब्द है, नेगेटिव है। तथ्यों की शिक्षा मतों और आपस से संबंधित है, नेगेटिव है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों से सम्मिलित करने के संबंधित, हाशिए मतलब एक वर्ग के, एक वर्ग के, जबकि समावेशी शिक्षा विभिन्न वर्ग के बच्चों को एक साथ शामिल करती है, तो ये भी नेगेटिव है। अब विभिन्न जो शब्द होता है, समझना, जो विभिन्न शब्द होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, विविधता होता है। उसका दूसरा नाम क्या होता है, विविधता। विविधता का उत्सव मनाने का शाब्दिक अर्थ है बालक को एक से अधिक विभिन्न जाति धर्म लिंग समुदाय, अंधा लूला लंगड़ा बहरा कैसा भी हो, सिर्फ उसमें जान हो, उसको एक साथ मिलकर पढ़ाना होता है, वो हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, पहला राइट आंसर हुआ। कौन सा राइट आंसर हुआ, पहला राइट आंसर हुआ। ध्यान रखिएगा, विविधता को यानी एक से अधिक विभिन्न क्षेत्रों वर्गों से जो एक साथ क्लास में पढ़ाया जाता है वो हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। चलते हैं, वस्तुनिष्ठ का मतलब मैं आपको एक बात यहां पर यह बताऊंगा कि अगर आपसे पूछे प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक बंद अंत वाले और दूसरा मुक्त अंत वाले। दूसरा कौन सा होता है, मुक्त अंत वाले। आपको यह भी समझना है कि जब आपको प्रश्न समझ में आ गए कि प्रश्न कितने प्रकार के हैं तो आंसर अपने आप आपको ठीक लगेगा। अब समझना क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका आंसर पहले से फिक्स होता है, जिनका आंसर पहले से फिक्स होता है।
समझना। मुक्त अंत वाले प्रश्न होते जिसमें एक से अधिक आंसर हो, जो विचारों पर बल देता। किस पर बल देता? विचारों पर बल देता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से प्रश्न होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव? जैसे ताजमहल कहां पर है? ताजमहल कहां पर है? तो आप बता सकते हैं कहां पर है, आगरा में, पहले से फिक्स है। तो कौन से में आएगा? बंद अंत वाले में आएगा। देखते हैं किसमें। लघुत्तरीय एक से अधिक आएंगे, मुक्त अंतर वाले एक से अधिक आएंगे, सत्य या असत्य बिल्कुल फिक्स है। ताजमहल आगरा में है, यस। ताजमहल दिल्ली में, नो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, निबंधात्मक, जो विचारों पर डिपेंड है। आप आराम से लिख लीजिए, अगर आप नोट बुक लेके के बैठे, कॉपी लेके के बैठे, तो एक नंबर आपको मिलेगा। कि प्रश्न कितने प्रकार के हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताना कि प्रश्न दो प्रकार के, बंद अंत वाले, मुक्त अंत वाले। बंद अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिनका आंसर पहले से फिक्स होता है, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यस और नो वाले होते हैं। और ऐसे प्रश्न जिनका आंसर विचारों पर डिपेंड होता है, जिनका आंसर एक से अधिक हो सकता है, कौन से प्रश्न कहलाते हैं? मुक्त अंत वाले। लघुत्तरीय हो सकता है 3 लाइन में लिखे जाए, मुक्त अंत वाले एक से अधिक लाइन में लिखे। निबंधात्मक हो सकता है 100 पेज में लिखे जाए, 100 वर्डों में लिखे जाए। तो समझ में आए दोनों, मुक्त अंत वाले और बंद अंत वाले। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसा प्रश्न है? सत्य या असत्य वाला प्रश्न है, जो किसके अंतर्गत आता है? बंद अंत वाले के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, इसके जनक भी अगर आपसे पूछे तो आप इसके जनक जॉन डीवी बता देना। और जॉन डीवी ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो आपको बता देना किस विद्यालय की स्थापना की थी? लैब विद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर? आप समझते हैं? केवल शब्द कहीं पर आ जाए, कौन सा लगा देना है? नेगेटिव लगा देना है। परीक्षा में अंक प्राप्त की हो, कौन सा वर्ड लगा देना है? नेगेटिव लगा देना है। कम समय में ज्यादा ज्ञान, स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आंसर 1 सेकंड में लगता है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा, कौन सा वर्ड है? नेगेटिव है बच्चों, एक लगा दो। समय साड़ियों बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, जी हाँ। जब टीचर और स्टूडेंट मिलकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं, कभी कभी मैं मैराथन भी क्लास ले लेता हूं, कभी कभी मैं 1 घंटे भी पढ़ाता हूं, तो कभी कभी इमरजेंसी में छुट्टी भी कर लेता हूं। तो भाई लचीलापन है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आते हैं तो सीटेट आपका दूर नहीं है। अगर आप रटने पर बल दे रहे हैं तो सीटेट आपसे कुंभ के मेले से भी दूर है। ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ये होगा। प्रगतिशील शिक्षा की अगर आपसे बात करिए होती क्या, तो आप बता देना जिसमें टीचर और स्टूडेंट मिलकर एक साथ शिक्षण प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं और अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। इसके जनक पूछिए, जॉन डीवी है। और जॉन डीवी ने इसी के आधार पर लैब विद्यालय की स्थापना की, जो सीटेट में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किस बारे में चिंतित है। ये थोड़ा आपको मैं 2 तरीके से भी बता सकता हूं। अगर आप चाहो तो मैं 2 शब्द में इसको राइट आंसर कर सकता हूं, अगर आप चाहो तो मैं डिक्टो में बता सकता हूं। पहली बात मैं बताता हूं, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए उसने बोला है कि जब मैंने ये वाला पेपर बनाया है, अब ये पेपर बनाते समय उस परीक्षण के बारे में, जो उसने टेस्ट बनाया है, तो उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। किसकी परीक्षा ले रहे हैं? विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो वो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की किसके बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में ये कभी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। अगर कहीं पर उद्देश्य शब्द आता है और जिसकी पूर्ति की जा रही है, आप राइट आंसर हमेशा वैधता लगाना। क्या लगाना है? वैधता लगाना। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा परीक्षण बनाया और मैंने जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया वह उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, तो वह परीक्षण कैसा है? वैध परीक्षण है। कैसा परीक्षण? वैध। वैधता कहाँ है? राइट आंसर है। प्रश्न के प्रकार, अरे काय को हम टेंशन लेंगे, संपूर्ण विषय वस्तु कभी शामिल नहीं हो सकती है। 2 चीज याद रखना, वैधता और विश्वसनीयता शामिल चलती है।
जब वैधता और विश्वसनीयता एक साथ चलते हैं, आपको समझना क्या है, जो उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, समझना, जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया उस उद्देश्य को पूरा करता है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि वह प्रश्न पत्र जिस उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया है, क्या वो उसकी पूर्ति करेगा नहीं करेगा। अगर इस बात को लेकर चिंतित है, किसको लेकर, उद्देश्य को लेकर चिंतित है, तो बात किसकी हो रही है, वैधता की हो रही है। अब इसके साथ में विश्वसनीयता क्या लगेगी, मान लीजिए जहां पर कोई परीक्षण किसी स्टूडेंट पर कितनी बार भी प्रयोग किए जाए, कितनी बार भी प्रयोग किया, लेकिन रिजल्ट समान रहे। कैसा रहे, समान रहे। मान लीजिए मैंने कोई परीक्षण लिया, एक टीचर ने उस परीक्षण पे एक स्टूडेंट को 90 मार्क्स दिए, फिर दूसरे लिए फिर उसने 90 मार्क्स दिए, फिर तीसरे लिए फिर तीसरे 90 मार्क्स लिए, यानी रिजल्ट समान रहे। क्या समान रहे, रिजल्ट समान रहे, तो बात किसकी होगी, विश्वसनीयता की। अगर उद्देश्यों की पूर्ति करें तो बात किसकी होगी, वैधता की। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाए उसको पूरा करे तो वो परीक्षण कैसा है, वैध है, और रिजल्ट दोनों का समान रहे तो वो परीक्षण कैसा है, विश्वसनीय। जिस ऑप्शन में, जिस क्वेश्चन में परिणाम हमेशा समान रहता है तो किससे चिंतित होता है शिक्षक, तो आपको बताना है विश्वसनीयता से। अगर जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, उद्देश्य शब्द आ रहा है, तो वह किससे संबंधित होगा, वैधता से। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विवेचनात्मक। विवेचनात्मक मीन्स होता आपको अपने विचार प्रकट करने। आलोचनात्मक भी बोल सकते हैं कि भैया जा की अच्छाई का है, जा की बुराई का। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र यह दृढ़ विश्वास रखता है, यानी मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इस पेन के बारे में थोड़ा अपने विचार प्रकट करिए। आप कुछ इसकी अच्छाई बताओगे, कुछ इसकी बुराई बताओगे, लेकिन बताओगे जरूर। विवेचना, आपके विचार जानने, ये किस पर विश्वास कर रहा है। पहला, छात्रों को स्वतंत्र रूप से तड़कना नहीं करनी चाहिए। क्यों ना करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। हम स्वतंत्र ना जा रहे, आज पढ़वे तो ना जा रहे, तो ये तो बेसिक कट गया। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक, प्रासंगिक है साहब, सीखेंगे जरूर। छात्रों के अनुभव प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। कल्पना, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष का अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र यह विश्वास करता है, पहला बैल ने काट दिया। दूसरा क्या है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, अप्रासंगिक है, गलत। छात्रों के अनुभव प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है, एक शिक्षक को हमेशा, हमेशा शब्द अगर आ जाता है तो कैसा वर्ड लगाएंगे, नेगेटिव वर्ड लगाएंगे। कैसा वर्ड लगाएंगे, नेगेटिव। बच्चा कौन सा हमारा, तीसरा। बालक के जो सबसे ज्यादा जो विचार होते हैं वो डायरेक्ट रूप से जो मेरे सामने बच्चा बैठा उसके ज्यादा होते हैं। आप बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, सर मुझे ये खाना पसंद है, कैसा है, प्रत्यक्ष रूप से। और हमेशा अगर एक बालक प्रतिभाशाली है जिसका IQ 140 है, तो हमेशा वो हर पेपर पास न करेगा, वो कबू न कबू फेल है सकता है। तो हमेशा शब्द कैसा लगाना, हमेशा नेगेटिव लगाना है। कैसा लगाना है, नेगेटिव लगाना है। बच्चा कौन सा हमारा, एक राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, तीसरा राइट आंसर होगा। विवेचनात्मक समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये हमेशा नेगेटिव लगाना, क्लियर है। ये हमेशा नेगेटिव लगाने, क्लियर है, समझते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। विद्यालय आधारित आकलन, समझना। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यानी हम बाहर से फ्लैग ना बोला, अरे हम अपने टीचर से करवाएंगे, बिल्कुल विद्यालय में हमारे टीचर ही करेंगे, बाहर से क्यों लगाएंगे, ये हो सकता है। किसी भी कीमत पर छात्रों को अच्छे ग्रेड, ग्रेड शब्द कैसा है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा संपन्न है। भाई बात किसकी हो रही है, विद्यालय की। हम बाहर से क्यों बुलाएं, कैसा हो गया। आकलन बहुत किफायती मित्र, मतलब कम खर्चीला, कम खर्चीला होना चाहिए, ये वाली बात ठीक है। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, विद्यालय की। विद्यालय के अंदर हमारा चपरासी, हमारे टीचर, हमारा क्लास टीचर, हमारा प्रिंसिपल, हमारा डायरेक्टर, कोई भी कर सकता है, लेकिन बाहर से नहीं बुलाएंगे। राइट आंसर कौन सा है हमारा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने छात्र को, मान लीजिए मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, मैं अपने 40 बच्चों को प्रत्येक तरीके से जानता हूं कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। लेकिन बाहर का क्या जानेंगे मेरे बच्चों के बारे में, मेरा बच्चा कैसे प्रदर्शित करेगा, क्योंकि मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, क्लियर हुआ ना, ध्यान समझ में आ रहा,
समझ में आया? राइट आंसर कौन सा हुआ? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्र व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, मान लीजिए मेरी क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, समझना, मेरी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, और चारों अपनी अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपना बोलने का तरीका सब कुछ प्रकट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका दूसरा नाम मैं आपको बता सकता हूं, बहुभाषिकतावाद। क्या बता सकता हूं? बहुभाषिकतावाद। और 100% अभी 1 नंबर मिलेगा। अब क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध करवाने चाहिए। भैया व्यक्तिगत भिन्नता है तो सीखने के बहुत से अवसर तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है। कठोर कैसा शब्द है? नेगेटिव है। परीक्षा कैसा शब्द है? नेगेटिव है। अधगम एक समान गति, भैया मेरी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 की सीखने की गति अलग अलग है, एक समान ना है। सीखने के विविध अवसर जरूर हैं। कौन सा बच्चा? लो हो गया। छात्रों को सीखने के लिए एक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। किसी बालक का कोई सा क्वेश्चन हो सकता है, किसी बालक का कोई सा क्वेश्चन होता है, किसी का कोई हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी बच्चों को एक ही गति से पढ़ा दूं ना। प्रदर्शित किसको कर रहे हैं? व्यक्तिगत भिन्नता को। और इसके जनक कौन है? गाल्टन। और गाल्टन की बुक है, पता है आपको? हेरिडिटी जीनियस। कौन सी है? हेरिडिटी जीनियस। याद रख लेना, आराम से क्वेश्चन मिलेगा। कठोर शब्द दिखाई दे, नेगेटिव है। परीक्षा नेगेटिव है। एक समान नेगेटिव है। बच्चों कौन सा? पॉजिटिव है। प्राथमिक स्तर पर अगर कहीं पर आपको ये वाला शब्द दिखाई देता है, विविध अवसर, कौन सा शब्द? विविध अवसर, तो कैसा लगाना है? पॉजिटिव वे में। एक समान गति दिखाई दे, कैसा लगाना है? नेगेटिव। बालक इसी में कंफ्यूज हो जाता है, एक समान ना लगाना। किसी की सीखने की गति अलग होगी, किसी की अलग होगी। किसी के सी टेट में 100 नंबर आएंगे, किसी के 120, किसी के 110, किसी के 90, तो काई के 59 नंबर आएंगे। इन सबके जो अलग अलग हैं उन सब में व्यक्तिगत भिन्नता है। सबका सीखने का तरीका अलग अलग है। यही तो कह रहा है। और क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है। ये वाला अपना दे तो 59 वाला और 100 वाला और 120 वाला समझ पाएंगे? 59 वाला तो ये कहेगा सर मेरी तो सर्वे से ऊपर निकल गया। नहीं, 59 वाला जिस बे में चाह रहा है उसे उस बे में पढ़ाना है। 120 वाला जिस बे में चाह रहा है उस बे में पढ़ाना है, क्योंकि हम किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? व्यक्तिगत भिन्नता को। क्लियर है? चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कमेंट करके बताइए। का सिद्धांत है, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत? बहुत अच्छे तरीके से बताया। सभी की विकास दर एक समान नहीं होती। हाँ सा, ये तो बात ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो अलग अलग होती है, क्योंकि पहला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ा है। हमें कौन सा विकास का सिद्धांत हाँ में बताना है, तो ये तो है। पर अभी 3 को देख लेते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता ना, रेखीय ना, मैंने लिखा विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। जी कैसे बता रहा हूं? रेखीय। विकास घटता बढ़ता है, एक सीधी रेखा में नहीं चलता। तो भाई ये तो गलत हो गया। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं ना है, ऐसा ये तो है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, ये भी गलत दे रहा है, क्योंकि नहीं दे रहा। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है। सब मैंने बढ़ाया, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सभी संबंधित होती है। तो बचा कौन सा? एक। राइट आंसर हमेशा एक लगा देना। कि विकास का कौन सा सिद्धांत है? जी हाँ, विकास सभी दर एक दर समान नहीं होता। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि विकास का क्रम कौन सा होता है? क्रम कितने प्रकार का होता है? अगर आपसे क्रम पूछे कितने प्रकार का, 2 प्रकार का है। एक होता है सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख, और एक होता है समीपस्थ दूरस्थ। 100% लिख लेना, आएगा 100%। और इनमें से आएगा। जब मैंने अपनी क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने पहले ही बता दिया 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर ढंग से पढ़ लिया तो 1 मिनट के, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो वो 2.5 घंटे में भी ना हो रहे। आप भले हम भले,
व्यवस्था फेल हो जाएगी। जो पहला क्वेश्चन है वो छात्र फेल हुआ तो व्यवस्था फेल होगी, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम दुखी हो ना हो, लेकिन थोड़ी देर हम तो दुखी होंगे, क्योंकि हम आपको ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। ईमानदारी से पढ़ाते तो ईमानदारी से रिजल्ट भी चाहते हैं। जब हम अपनी पहली क्लास लेते तो आपसे पहला ही कमिटमेंट ये करते हैं, पढ़ना ईमानदारी से। क्योंकि सबसे बड़ा दुख वो होता है कि जब क्वेश्चन आए और वो हमारा गलत हो जाए, वो आप ये समझो सबसे बड़ा दुख वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया। ये वाला जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो नोट डाल के वेरी वेरी इंपोर्टेंट 1,00,000% बता दू, अच्छे तरीके से बता दू। कौन से 4 पच्चे में बता दे रहा हूं, देख लेना किस में होगा। एक होता शारीरिक, एक होता मानसिक, मानसिक का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था संज्ञानात्मक, तीसरा होता संवेगात्मक, और चौथा होता सामाजिक। ये 4 पक्षों में बटा, वो पूरी सीडीपी नहीं पे डिपेंड है। अब देखते किसमें, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, जामता 4 होते हैं। आध्यात्मिक बिल्कुल ना पढ़ाया, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल ना पढ़ाया, आध्यात्म बिल्कुल ना पढ़ा। बच्चों एक हो गया। चीख चीख के बोला, चीख चीख के बोला कि राइट आंसर 4 पक्ष पूछेगा ही पूछेगा। मैंने आपको ये बताया था कि इन चारों से हटके कोई से भी आए वो गलत लगा देना, 4 ही तो याद करने हैं। और इस वाले क्वेश्चन में ये बोला कि इन दोनों को याद कर लेना, और इस वाले में ये बोला कि इनको याद कर लेना। अगर 5 मिनट ध्यान से याद कर लिए 2 नंबर सही है ना। जब सीटेट पास होगा तो बड़ा गर्व महसूस होगा, फिर आप सुपर टेट में बैठोगे, सुपर टेट पास होगा, फिर नौकरी मिलेगी, और जब नौकरी मिलेगी तो फिर तुम्हारी पहली सैलरी कितनी आएगी, 48,000 रुपये 1 महीना की। फिर तुम पर 48,000 रुपये 1 महीना में खर्च ना रहे, कितनी शॉपिंग कर लियो, गई काज पढ़ लियो, पढ़ो पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझना इस क्वेश्चन को। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने छात्रों से चर्चा करती है। छात्र इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर बल देता है? मान लीजिए मैंने आपको कुछ चित्र और सब्जियां दिखाई और फिर आपने उस चित्र और सब्जियों को देखा और अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ा, तो आप इस पर क्या करना चाह रहे? पहला, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? पहला होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा, क्योंकि ये इसकी जो जनक है वो पावलव है। पावलव ने किस पर प्रयोग किया था? तो आपको पता है, कुत्ता पर प्रयोग किया था। प्रयोग करने के बाद पावलव ने क्या किया था? पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, और फिर उसके बाद क्या आया? लार आया। घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लार। जैसे ही घंटी बजी कुत्ते को समझ में आ गया तो भोजन तो आना ही आना है, और भोजन नहीं आया, और फिर क्या आ गई? क्योंकि कुत्ते ने इस लार का जो संबंध है अपने पूर्व ज्ञान, उसे पता था कि भोजन से पहले घंटी बजने ही वाली है, वही तो कह रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए राइट आंसर हो गया। कौन सा राइट आंसर हो गया? ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो समझना, इसको थोड़ा इंपोर्टेंट डाल लेना, ये बहुत बार पूछा गया है। जब बच्चे की दादी उसकी माँ से उसको गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है। ये थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करेगा, कभी सीटेट इसका कुछ और मान लेता है, कभी इसका कुछ और मान लेता है। जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है और जब उस बच्चे को दादी उसकी माँ की गोद से ले ली तो बच्चा रोने लगता है, तो क्या होता है? सामाजिक दुश्चिंता बिल्कुल नहीं होगा और अजनबी दुश्चिंता बिल्कुल नहीं होगा। अब इसका राइट आंसर अगर देखा जाए 100%, तो इसका राइट आंसर संवेगात्मक है, क्योंकि उस बेटे के इमोशंस माँ से जुड़े हुए हैं। अभी वो बेयोग का मतलब बिछड़ जाना, बिछड़ जाना। वो बच्चा भी इतना नहीं जानता बिछड़ जाएगा बिल्कुल ही कुंभ के मेला में खोजे, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी वो इसको मान लेता सीबीएसई, तो कभी इसको मान लेता। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड है, आप देख लेना। इसके राइट आंसर सीबीएसई ने दोनों माने। अकॉर्डिंग मी राइट आंसर कौन सा होगा? संवेगात्मक दुश्चिंता। जब एक बच्चा अपनी माँ से अलग होता है तो इमोशन से अलग हो जाता है, तो इस वजह से वो रोने लगता है। क्लियर बात है? तो राइट आंसर कौन सा लगाएंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य कौन सा? राइट। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? देखो मैं सामाजिकरण को आपको बताता हूं। ये एक बालक है, जब ये बालक किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, व्यवहार को अपने व्यवहार में डाल लेता है, जब एक बालक किसी दूसरे समाज में जाता है और उस समाज को अपने व्यवहार में डाल लेता है,
उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके मूल्य, उसके नियम कायदे कानून को अपने व्यवहार में ढाल लेता, वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। ये देख लेना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपने तो बिल्कुल ना। समाज में बड़ों का सम्मान करना, देख लेंगे, बड़ों का सम्मान करना सामाजिकरण नहीं कहलाता। उस समाज के रीति रिवाज को अपने व्यवहार में ढालना सामाजिकरण कहलाता है, तो इसको हटा देते हैं। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना हो सकता है ये वाला। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, सदैव नहीं, राइट आंसर ये होगा। क्योंकि जब हम किसी समाज में जाते हैं तो कुछ समाज में कुछ कायदे कानून गलत भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आसाराम बापू है, अभी आसाराम बापू कहां पर है? जेल में। और किसी समाज में उनको मान रहे, तो वो मुझसे भी कहेंगे जिना मानो सदे, तो भैया मैं तो मानवित रहो, जो आसाराम बापू जेल में, मैं उसमें चेंज करना चाहूंगा, वातावरण के अनुकूल समायोजन करना चाहूंगा। ये वाला राइट आंसर इसका हो सकता है। कौन सा राइट आंसर हो सकता है इसका? ये वाला राइट आंसर हो सकता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ये वाला राइट आंसर होगा। अब एक और चीज सुन लो, अगर आपसे ये पूछे सामाजिकरण के साधन कितने हैं, सामाजिकरण के साधन हैं, सामाजिकरण के साधन के 100% लिख लेना, एक नंबर आएगा आएगा। साधन की बात जब आपसे करता है दोस्त, तो आपको बताने दो हैं। कितने? दो। एक है मुख्य और एक है गौड़। मुख्य में हमेशा दो आते हैं दोस्त, एक आता परिवार और एक आता पड़ोस। गौड़ में कितने आते हैं? बहुत सारे आते हैं। एक आता है समाज, एक आता समुदाय, एक आता मित्र मंडली, एक आता मीडिया और एक आता विद्यालय। आपको सिर्फ दो याद रखने। अगर सामाजिकरण बताए, किसे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज कायदे कानून को अपने व्यवहार में डाल लेता है और उस समाज के अकॉर्डिंग या वातावरण के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करता है, वो सामाजिकरण कहलाता है। लेकिन सामाजिकरण करने वाले दो साधन माने जाते हैं, और लिख लेना 1000%, एक नंबर सीटेट में देख जाएगा। कुछ भी कर लो, बस इनमें से मुख्य याद कर लेंगे, बाकी इनको छोड़कर गौड़ में आते हैं। मुख्य में, मुख्य का दूसरा नाम प्राथमिक भी हो सकता है। गलत मत कर लेना कि तुमने तो सब मुख्य पढ़ा है, वो प्राथमिक कहां तक हो जाए, इतना भी मत रटना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा तीसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता में के लिए छात्रों को तैयार करते समय एकल विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। कौन सा राइट आंसर होगा? बड़ा, इस वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ाता हूं तो 2 लाइन में पढ़ा देता हूं, फिर मैं डिटेल में पढ़ा, क्वेश्चन भी बताता हूं कहां पर कौन सा होगा। उसने पूछा कि मान लीजिए जब इस स्कूल में मैं किसी को गायन प्रतियोगिता यानी सॉन्ग प्रतियोगिता की बात करते हैं, हम जब हम बालकों से बच्चों से सॉन्ग गवाते हैं तो हम सबसे पहले किसको वरीयता देते हैं? गर्ल्स को वरीयता दे रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। राइट आंसर का है वो लैंगिक पूर्वाग्रह। अब एक और सुनो, ट्रिक सुनो। एक शब्द ये हो गया और एक होगा लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा। लैंगिक रूढ़बद्ध धारणा, इसका दूसरा नाम पक्षपात भी हो सकता है। क्या होता है? पक्षपात। जब ये वाला शब्द या ये वाला शब्द या ये वाला शब्द, इन तीनों में से क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूं कि गर्ल्स और बॉयज में से आता है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, इन तीनों शब्दों में से कोई सा एक शब्द आपको दिखाई दे, राइट आंसर लगा दीजिए। 1 सेकंड हो गया, 1 नंबर पक्का। कौन सा शब्द दिखाई दिया? लैंगिक पूर्वाग्रह। भाई लड़कियों को आगे आप कर रहे हो, गर्ल्स बॉयज भी तो बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं। तो ये तो हम पक्षपात की भावना लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, अगर आपको ये वाला शब्द कहीं पर दिखाई देता है या ये वाला शब्द कहीं पर दिखाई देता है या ये वाला शब्द आपको कहीं पर दिखाई देता है, इन तीनों में से एक ऑप्शन आएगा किसी एक ऑप्शन में, राइट आंसर लगा देना। हो गया क्लियर? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन गलत होगा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइगोस्की के अनुसार, बाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में किस कारक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। पहला कौन सा दिया? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। बाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आपको बताया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब समझना, इस वाले क्वेश्चन में पूरे बाइगोस्की को डिफाइन कर दूंगा, फिर क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं जाएगा।
अब वाइगोत्स्की से कितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोग समझना। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, इनका एक और आता है जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट, या जॉन प्रॉक्सिमेंटल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोलते हैं। किसका बोलते हैं? समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा? अब वाइगोत्स्की ने एक MKO दिया था, बहुत बार पूछा गया, फुल फॉर्म मोर नॉलेजेबल, LEDGABL, देख लेना स्पेलिंग, थोड़ा स्पेलिंग पर मत जाना। और एक और शब्द दिया इन्होंने, स्कैप फोल्डिंग, ये तो आपको हर बार ही याद रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ है अस्थायी सहयोग। अस्थायी सहयोग यानी थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है वो स्कैप फोल्डिंग की ले जाती है। और अगर आपसे ये वाली बात भी पूछ ले कि स्कैप फोल्डिंग का नाम क्या है, तो आपको बता देना, पाड़, ढांचा, मचान, पेट, चबूतरा और चौखट। ठीक दोस्त, अगर ये पूरा समझ में आ गया वाइगोत्स्की, अब एक और रह गया है। अब वाइगोत्स्की ने अवस्थाएं और बताई थी। अवस्थाएं की बात करें, 3 बताई हैं। कितनी बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं जो हम ये आपको बताने वाले हैं। पहली बताइए शैशवावस्था, दूसरी बताइए बाल्यावस्था, और तीसरी बताइए किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में आपसे पूछे किसी समाज का सक्रिय सदस्य अगर आपसे पूछे तो कौन सी अवस्था बता देनी है? स्कैप होल्डिंग किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। क्या बोला है? अस्थायी से। MKO ज्ञानवान व्यक्ति, जेडपीडी सामाजिक विकास, वाइगोत्स्की समीपस्थ विकास का सिद्धांत, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? और इसके पापा जी कौन है? वाइगोत्स्की। राइट आंसर है बिल्कुल। अगर आपसे MKO के बारे में पूछे आप बताएंगे, स्कैप फोल्डिंग के बारे में पूछे आप बताएंगे, इसका हिंदी में नाम क्या आप बताएंगे, कितनी अवस्था पूछे? 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में किसी समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, और अनुकरण के माध्यम से अगर सामाजिक विकास की बात करें कौन सा है? आपसे पूछे जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या है? जॉन प्रॉक्सिमेंटल ऑफ डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। क्लियर हो गया सामाजिक विकास का सिद्धांत। अगर नैतिक विकास के जनक की बात करें तो आप बता देना कोहलबर्ग है। कौन है? कोहलबर्ग हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए विविधता, इसका दूसरा नाम होता है विभिन्न, आप कंफ्यूज मत हो जाना, विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है, वो किससे प्रभावित हो रही है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के। जब विभिन्न की बात होगी तो इसका दूसरा नाम होगा बहुआयामी। क्या नाम होगा? बहुआयामी होगा, या विभिन्न संदर्भ होगा? क्या होगा? विभिन्न संदर्भ होगा, या एकाधिक होगा? क्या होगा? एकाधिक। और इन सबके पापा जी हैं कौन है? गार्डनर। और गार्डनर कौन से में हो गया? अरे बहुशब्द, 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 पापा जी कौन है? गार्डनर का सिद्धांत बोल रहा है। अब गार्डनर ने आपसे कितने प्रकार की बुद्धि बताई, तो आप बताएंगे 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की पढ़ाएंगे। जब गार्डनर का डिक्टो क्वेश्चन आएगा तो 9 प्रकार को पूरा डिफाइन कर देंगे। अगर आप गार्डनर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो आप गार्डनर को देखिए। देखो गार्डनर जो 9 प्रकार की बुद्धि पढ़ाई थी, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 9 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि पढ़ाई है बता देने आपको। पहली बताई इन्होंने शारीरिक बुद्धि। कौन सी बताई? शारीरिक। दूसरी बताइए भाषाई बुद्धि। नेक्स्ट बताइए अस्तित्ववादी बुद्धि। नेक्स्ट बताइए आंकिक बुद्धि। नेक्स्ट बताइए संगीतज्ञ बुद्धि। नेक्स्ट बताइए नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि। नैसर्गिक। नेक्स्ट बताइए इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट बताइए इंटरपर्सनल। 1 2 3 4 5 6 7 8 शारीरिक, भाषाई, अस्तित्ववादी, आंकिक, संगीतज्ञ। एक और रह रही है स्थानीय बुद्धि। कौन सी हो रही है? स्थानीय बुद्धि। हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछी जाएगी, 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से 1,00,000% आपको 2 नंबर दिख जाएगा। अब आपको समझना क्या है, जब स्थानीय बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो आपको 2 शब्द दिखाई देंगे, आकाश या अंतरिक्ष। जब एक व्यक्ति आकाश या अंतरिक्ष में रहते हुए बुद्धि का प्रयोग करता है, ये क्वेश्चन सुना भी होगा, कैप्टन बत्रा हवाई जहाज उड़ाते समय हवाई जहाज क्रैश होने के कगार पे, स्वयं को बचाने के लिए वो किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो आपको कौन सी बुद्धि बतानी? जहां पर जमीन से ऊपर उठकर की बात होती है, स्थानीय बुद्धि। इंट्रापर्सनल, जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है, किससे बात कर रहा है? स्वयं से। जब इंटरपर्सनल, दूसरों से बात करता है। एक रीमा नाम की लड़की कपड़ों पर इस्त्री करते समय अपने आप से बात करती है, गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रही है? इंट्रा। जब एक व्यक्ति समाज में रहता है और दूसरों से वार्तालाप करता है, किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है? इंटर। और शारीरिक बुद्धि, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय किसका प्रयोग करे? शरीर का प्रयोग करे। हारमोनियम बजाते हैं, रेस लगाते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, दंगल लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, किसका प्रयोग कर रहे हैं? हो गया 9 प्रकार की, बताएंगे किसी दिन आपको डिटेल में। तो अभी जो हमने बताया था ये वाला, ये तो ठीक है। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे भावबुद्धि का सिद्धांत, तो हमने हार्वर्ड गार्डनर को पूरी तरीके से आपको बता दिया है कि 9 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि बताई थी, ये वाली बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। एक शिक्षिका को अपने से कभी प्रश्न उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, मतलब मैं ऐसा टीचर हूं, पूछोगे तो ही बताऊंगा, अपने आप नहीं बताऊंगा बिल्कुल। वो अपने छात्रों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं पीछे खड़ा रहूं, मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करें। उसका मेन रीजन क्या है? मैं तो कम रहता हूं, मैं अपने बच्चों को आगे करता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा बोलो, चाहे सही बोलो या गलत, लेकिन बोलो जरूर। किस पर है? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप। जब ये भूमिका प्रतिरूप आए तो इसको बोलते हैं रोल प्ले। क्या बोलते हैं? रोल प्ले। और ये हमेशा कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। सीखने की तत्परता और सक्रिय भागीदारी, 2 काट दी है। अब कौन सा राइट आंसर होगा? एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वो अपने छात्रों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक आदेशों अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह उपागम किस पर आधारित होगा? अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका प्रतिरूप बनाना या सक्रिय भागीदार थी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहां पर प्रतिरूप को थोड़ा हम नेगेटिव वे में ले सकते हैं क्योंकि इमेज बन रही है, लेकिन प्रत्येक बालक की कैसी भागीदारी है? सक्रिय, बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। तो ये शब्द अगर कहीं पर दिखाई दे तो आप कैसा लगाएंगे? पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर होगा? प्रत्येक बालक को सीखने की सक्रिय भागीदारी के रूप में अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला? इन 4 ऑप्शन में से मोस्ट से संबंधित पूछ रहा, शिक्षक से संबंधित जो प्रभावित करने वाला है। बैठने की उचित व्यवस्था, अरे भैया मैं ना बैठ रहा, बात किसकी हो रही है? शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता हो सकता है। विषय वस्तु अधिगम अनुभवों की प्रगति, इससे हाँ, ये मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं अपनी सब्जेक्ट को कितने तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं। भैया संसाधन तो जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ाने होंगे वो एकजुट कराएंगे ना, मैं क्यों कराने लगा? जिसकी जो संस्था होगी वो ला के देगा मेरे को डिजिटल बोर्ड, सर आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को। लेकिन अनुभव वो तो भैया मेरा ही होगा ना। और विषय वस्तु में प्रवृत्ता, ऐसा कुछ नहीं है। राइट आंसर कौन सा होगा? मेरे जो सीखने सिखाने के जो अनुभव, राइट आंसर वो खिलाएगा। क्लियर? विषय वस्तु अधिगम अनुभव की प्रगति, मेरे पढ़ाने का तरीका सबसे सेम है या अलग है, वो मेरे अनुभव पर डिपेंड करेगा। बात किसकी हो रही है? शिक्षक की। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे शिक्षक कितने प्रकार का होता है? शिक्षक कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का बता दें, कितने प्रकार का होता है शिक्षक? स्टूडेंट बैठे थोड़ा हमारे आगे, तो उनसे पूछ ले रहे, कितने प्रकार का शिक्षक, कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, एक होता है सेवापूर्व और एक होता है सेवाकालीन। याद रखना, आप इसके बाद सी टेट और डी ट्रिपल से पाला पड़ेगा आपका। एक होता है सेवाकालीन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये कहां आगे, अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप सेवाकालीन हो, अगर आपकी जॉब न लगी तो सेवा पूर्व है। बीएड बीटीसी एमएड कर लिए, फिर भी भागे फिर रहे, का करो जाए, डिग्री ले लिए, पढ़ते एक दिन ना, तो फिर तो ऐसे ही होगा। और जिन लोगों ने डिग्री ले पढ़ रहे हैं तो वो सेवाकालीन होने होने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दो। नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है जब हम किसी व्यक्ति को अच्छी आदतें, अच्छा आचरण, अच्छा उचित मूल्य सिखाते हैं।
धार्मिक शिक्षा कहीं पर भी दिखाई दे नेगेटिव बताना है। व्यवहार के स्पष्ट नियम कभी प्राथमिक स्तर पर नहीं लगाए जाते, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर सकते हैं, ये हो सकता है, देख लेंगे। कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर, कैसा शब्द है बच्चा, कौन सा हो गया। मान लीजिए एक बार आप ये समझ लीजिए, मैंने बच्चों को बोला मान लीजिए आपके पापा घर से बाहर हैं, अब पापा की जगह आप हैं, तो बताए क्या होता है। जैसे एनिमल मूवी चल रही है ना बहुत, जिसमें रणवीर कपूर अनिल कपूर से कहता है कि एक दिन के लिए आप मेरे बेटे और मैं आपका पापा हूं। तो वो बताना चाह रहा है कि पापा की हैसियत क्या होती है, बेटे की क्या होती है, चर्चाओं में शामिल करके। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कठोर नेगेटिव है, स्पष्ट नियम लिख लेना इसको नेगेटिव है, और धार्मिक हमेशा नेगेटिव। बच्चों एक भाई 150 क्वेश्चन अगर ढंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव पॉजिटिव में हटा देने, उनको ही ढंग से पढ़ लेना तो हो जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे छात्रों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ जी, ये वाली बात ठीक है, छोटे बच्चों को बड़े बच्चों के साथ बातचीत करने की प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मेन कारण क्या हो सकता है, वो एक दूसरे से प्रश्न उत्तर सीख सके ना, ये तो हमेशा नेगेटिव होता है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, ये भी नेगेटिव है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ये हो सकता है, क्योंकि बात कर रहा है, फिर भी देख लेते हैं। शिक्षक कच्चा कच्च को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, ये भी नेगेटिव है। राइट आंसर कौन सा है, जब मैं छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से बात करवाऊंगा तो वो ये सीखेंगे कि बड़े लोगों से बात किस तरीके से की जाती है, बड़े बच्चों का आदर कैसे किया। जब उनका आदर किया जाएगा तो किसका विकास हो रहा है, सामाजिक कौशल का। पाठ्यक्रम हमेशा कभी नेगेटिव होता है, उत्तर प्रश्न नेगेटिव होता है, बेहतर और नियंत्रित प्राथमिक स्तर पे क्लास को ना, उनके सीखने की जिज्ञासा को और बढ़ाना है, और जिस क्षेत्र में वो सीखना चाह रहे उसी क्षेत्र में उनको मोड़ देना है। मतलब बालक की एनर्जी को देखते हुए बालक को उसी क्षेत्र में ढकेल देना है। जी ना करना, नियंत्रण ना करना। नियंत्रण करोगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसा वर्ड लगाना है, नेगेटिव। कैसा वर्ड लगाना, नेगेटिव। प्राथमिक स्तर पे शुरुआत ही है, कभी कच्ची थोपन होना है कि बिल्कुल बस्ते के नीचे दावा देना, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक निर्योग बच्चा, निर्योग मतलब अक्षम बालक, विकलांग बालक और दिव्यांग बालक पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में बताता भी, मान लीजिए पहली क्लास में बालक आ रहा है, अंधा बालक, तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय कैसा बड़ा है, उसे अन्य छात्रों से अलग कर देना चाहिए, कैसा बड़ा है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। राइट आंसर कौन सा बचा, सहकारी उसे सारे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाना, फिर माता पिता से चर्चा करनी है कि ये जो बच्चा दिव्यांग निर्योग है अब से या पहले से या जन्मजात से कैसा है। क्योंकि जब हम कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको बता देना, समावेशी शिक्षा। कौन शिक्षा की, और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई होगी, समेकित शिक्षा। कैसी पढ़ाई थी, समेकित शिक्षा, जिसका नाम संशोधन करके क्या बोल दिया है। और समेकित शिक्षा का शब्द करते हैं एक दिव्यांग बच्चे को एक सामान्य कैसा है, निर्योग्य। राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा। कभी उसे अलग नहीं करना, न कभी विशेष विद्यालय भेजना है। और प्रवेश परीक्षा, अरे ना जी, वैसे ही पहले वो निर्योग्य और प्रवेश टेस्ट ले लो तो और ज्यादा डिप्रेशन में चलो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्याजे के संज्ञान विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय जनक, यानी वो पहली अवस्था की बात कर रहा है, एसपीएमए किससे संबंधित है, यानी एसपीएमए की बात कर रहा है संवेदी गामक, जिसका समय कितना 0 से, कौन सा हो सकता है, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, तार्क के रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सराकार। कौन सा राइट है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, नकल ही करेगा और क्या करेगा, 2 साल का मोबाइल फेंक दे, गाली दे दे, इधर आ जा, इधर आ जाएगा। भैया आप जैसे उसे ट्रीट करोगे वैसे ही तो आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन पूछे ये किस में आता है तो आप बताएंगे औपचारिक में। किस में आता है, औपचारिक में। अगर ये वाला ऑप्शन पूछिए तो आप बताएंगे मूर्त में, तीसरी वाली में। सामाजिक मुद्दों की बात होगी ये वाला। अगर पूछिए, अगर ये वाले ऑप्शन इसकी जगह होती यहां पर तो कौन सा ऑप्शन लगाते, या तो ये वाला या ये वाला, क्योंकि समाधान की योग्यता। अगर यहां पर प्रारंभ शब्द आ जाता तो फिर कौन सा लगता, क्योंकि योग्यता पूरी हो चुकी है तो फिर कौन सी हो जाएगी, औपचारिक की बात हो जाएगी। प्रारंभ की बात हो रही है तो मूर्त की हो जाएगी। क्लियर बात। प्याजी ने कितनी अवस्था बताई, 4। एसपीएम में संवेदी, पूर्व, मूर्त और अमूर्त।
जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। जब भी मैं बच्चों से ये पूछता हूँ प्याजे ने कितनी अवस्था दी, तो पहला अटैक आएगा सर एसपीएम में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि प्याजे की पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी है। और ये क्वेश्चन मैं अपने बच्चों को गलत होने नहीं दूंगा, मैं उनको ये ट्रिक रटवा देता हूँ जिससे पहली बार हम पूछे ना प्याजे की तीसरी अवस्था एसपीएम में, सर मुहूर्त हो गया क्वेश्चन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव व्यक्तित्व का पढ़ा, मैं जा वाले क्वेश्चन तो मैं कब को न्यू तू पढ़ाऊं पूरा कछु बल के तो पढ़ाई दो, कछु कितना ट्रिक में बता दो। कौन सा राइट आंसर? पालन पोषण और शिक्षा, आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया केवल नेगेटिव है, केवल नेगेटिव है। कौन सा राइट आंसर होगा? दूसरा। वंशानुक्रम और वातावरण जिस ऑप्शन में एक साथ मिल जाए क्वेश्चन कोई सा भी हमें उससे कोई मतलब राइट आंसर, लेकिन पालन और पोषण दोनों एक ही है, एक समान है। इन दोनों का जो नाम वो क्या है, और इनके साथ में अगर एक और होता प्रकृति और पोषण, क्या होता? प्रकृति और पोषण। प्रकृति का दूसरा नाम क्या होता है? वंशानुक्रम। पालन पोषण, भैया वातावरण तो पालन पोषण। एक बालक गाली देता है और एक बालक नमस्ते करता है, तो कहते हैं ना अरे बड़े गंदे तरीके से पालन पोषण करोगे। ये कहते हैं देखो नाक बहरी है इसकी, देखो वो बच्चा कितना सुंदर है। जिस तरीके से हम उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे उस तरीके से उसका विकास होगा। क्लियर बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको फिर भी बता रहा हूं हम व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ते हैं और प्रत्येक बालक का क्वेश्चन करने का तरीका सबका अपना अलग अलग है और सब पर हमें ध्यान देना, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ये वाली बात ठीक हो सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया, नासा ऐसा बिल्कुल ना बताएगा। इससे प्रत्येक छात्र को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। इसकी अपेक्षा ये बेटर लग रहा है मुझे। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। कौन सा राइट आंसर होगा? बताएं कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। अरे भिन्न तरीके से सीख रहे हैं और व्यक्तिगत भिन्नता ही तो कह रही है। अभी मैंने तुरंत बोला था प्रत्येक बालक का क्वेश्चन करने का तरीका सबका अलग अलग है, तो भैया भिन्न तरीका से सीख रहे हो तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखो ये वाला तो नेगेटिव था, ये हमें ऑप्शन लग रहा था, इससे बेटर हमें ये लग रहा था और फिर इससे बेटर ये लग गया। कहते हैं ना कि ऑप्शन में और दावत में जल्दबाजी मत करो, नहीं तो पूरी तो पेट भर के आ जाओगे, बाद में रबड़ी रह जा भाई, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ये वाला क्वेश्चन इन्होंने रिसर्च से उठाया, आप लोग नोट डाउन कर लेना जितने भी मुझे देख रहे हैं। आपको ये पूछेगा कि इसके चरण कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको पूरे चरण बता दे रहा हूं। पहला चरण आएगा समस्या का चयन, समस्या का चयन। दूसरा आएगा परिकल्पना का प्रतिपादन, ये शोध से ले लिया है, परिकल्पना का प्रतिपादन और रिसर्च से ले लिया। तीसरा आएगा शोध की रूपरेखा, फिर उसके बाद आएगा आंकड़ों का संकलन, उसके बाद आएगा आंकड़ों का विश्लेषण, उसके बाद आएगा निष्कर्ष और फिर उसके बाद आएगा सामान्यीकरण। पूछा कौन सा वैज्ञानिक पद्धति? पहला चरण। पहला चरण कहां है? समस्या के प्रति जागरूक होना, राइट आंसर ये वाला हो गया। ये वाले चरणों में से आपसे या तो पहला वाला पूछेगा लास्ट वाला पूछेगा। लास्ट वाला निष्कर्ष बच्चे लगा देते हैं ना, निष्कर्ष ना सामान्यीकरण लगाना। मान लीजिए ये एक समस्या है, इस समस्या का समाधान करेंगे तो समस्या पर पहले भी कार्य किया गया होगा, जो पहले जो रिजल्ट आया और मेरा जो रिजल्ट आया है दोनों में समानता और असमानता नॉर्मलाइजेशन करना है, यही तो सामान्यीकरण कहलाता है। तो निष्कर्ष के बाद सामान्यीकरण किया जाता है। तो पहले चरण की बात करें तो आप बता सकते हैं कि पहला चरण कौन सा? समस्या का चयन करना या जागरूक करना। और लास्ट की बात करें तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से पूछा है, ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से पूछा। 3 क्षेत्र बताए उन्होंने, एक बताया ज्ञानात्मक, एक बताया भावात्मक और तीसरा बताया कौन सा? बताया क्रियात्मक। देख लो कहां है इसमें, इरा राइट आंसर इसका ही हो गया। राइट आंसर कौन सा हमारा? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संशोधन, मूल्यांकन, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ा देंगे। अगर आप हमारे यहाँ पर पढ़ने आते तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे, बाकी ये सीखने के क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब वो बच्चा कार्य करते समय ऊबने लग जाता है, ऊबने मतलब अब ना पढ़ा जा रहा, तो यह इस बात का संकेत है कि
मतलब आप पढ़ते रहे तो उबने का मतलब क्या है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब एक ही कार्य को हम बार बार करें, अरे ऐसा बार बार यही क्वेश्चन ले आता है, परेशान करे रखे था, फेंको जा पली तरफ, उबने। बच्चा बुद्धिमान नहीं ना, बुद्धिमान तो है। बच्चे सीखने की योग्यता ना, योग्यता हुआ बच्चे अनुशासन करने की ना। भाई जब आपको डेली आलू की सब्जी खवाई जाए, अरे काज डेली आलू की सब्जी लाके रख देता, कबू ने का पनीर खिलाओ ना, उब गए। डेली आपको बाजरे की रोजी रोटी खिलाई जाए, उब जाओ। डेली आपको मटर पनीर खिलाया जाए, आ हा हा, रसगुल्ले खिलाए, अरे साहब हम जन्नत में रह रहे हैं। तो उबने का मतलब ये कि जब हम किसी कार्य को बार बार हो रहा है, यांत्रिक मीन्स होता है मशीन रूप से, वही तो उबने लग जाता है। राइट आंसर कैंसिल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राय छात्रों की गलतियां, त्रुटियां मीन्स होता है गलतियां। आंसर करें आप लोग इसका, किसकी ओर संकेत करती है, कमेंट करें। होगा वो कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास, ये तो नेगेटिव है, दूसरा कर रहे हो। सीखने के अनुपस्थित छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर, कौन सा राइट आंसर होगा। अरे ये भी नेगेटिव है, गरीब अमीर से हमें क्या मतलब है, अनुपस्थिति से क्या मतलब, वो सीख कैसे रहा है, गलती कर रहा तभी तो सीख रहा है। तुम सीखोगे तो गलती कहां तक करोगे। सीखते समय व्यक्ति दो प्रकार की अनुक्रिया करता, सही और गलत। जब गलत अनुक्रिया कर रहा, मान लीजिए एक बच्चे के 150 में से 110 नंबर आए और एक के 150 में से 70 नंबर आए, तो वो किस तरीके से सीख करके आया, राइट आंसर वही तो कहला रहा और क्या कहला रहा है। ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप, मुझे उम्मीद होगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे कल नए सेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी तक धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।